everyone, welcome to Goodwill Education. That is one-stop destination to boost your life with some real life experiences of so many important personalities. और आज है हमारे साथ हमारे गेस्ट, दैट इज मिस्टर शुभम जगदीश। चलिए जानते हैं उनकी लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पॉडकास्ट द पॉडकास्ट एंड अमेजिंग फेलियर को। थैंक यू सुमित, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। और कैसा है भाई तू? बस बिल्कुल सर, बढ़िया। लॉकडाउन में जैसी हालत होनी चाहिए कुछ कुछ वैसी है सही है टीचर्स यार, की तरह। टफ टाइम गोइंग राइट। ऑब्वियसली, क्योंकि टीचर्स के साथ मेरे को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हम ऑनलाइन वाले हैं, एक बार को चलो चीजें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर ऑफलाइन टीचर्स की बात करूं, उनके साथ तो बहुत ज्यादा ही कुछ बुरा हाल है इस टाइम पे। मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे कॉलीग्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ऑफलाइन टीच कर रहे हैं और स्टिल दे आर नॉट एबल टू शिफ्ट टू ऑनलाइन। ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है यार। सुमित बताऊं तो मैंने भी लास्ट ईयर ही ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आया, फिर अपना ऐप डेवलप कराया। पिछले 8-9 सालों से मैं ऑफलाइन की कोचिंग चलाता हूं, ऑब्सेशन नाम से, लखनऊ में, आशियाना में। और साथ में एक बड़े स्कूल में भी मैं पढ़ाता था, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, कानपुर रोड वाले ब्रांच में। वो मैंने इसी लास्ट इस 11 मार्च 2021 में ही छोड़ा है वो स्कूल। तो मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस ही ऐसे रहे हैं कि कभी अच्छा टाइम था, कभी बुरा टाइम। मैंने लास्ट ईयर जब स्टार्ट किया ऑनलाइन, तो सिंस मैं यहाँ पर मेजॉरिटी कॉमर्स के आईएससी बच्चों को केटर करता था, तो मैंने एक डेडिकेटेड आईएससी चैनल बनाने की कोशिश की। मार्च में मैंने स्टार्ट किया था, आई गेस लास्ट 20-22 मार्च को मैंने स्टार्ट किया है पिछले साल। और लकीली ठीक ठीक चले, अभी 20,000 सब्सक्राइबर पे काम कर रहे हैं हम लोग। जॉब भी इसलिए ही क्विट की क्योंकि बिकॉज अब लगा कि यार इसी फील्ड में बढ़ते हैं और लेट्स सी, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सिंस मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो जितना ज्यादा मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है वो ऑनलाइन में देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टचवुड्स, लेट्स सी कि कैसी जर्नी रहती है हम लोग की। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर यही है कि जो ये शिफ्टिंग प्रोसेस है कि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी भी बात करूं, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, मुझे भी 2-2.5 साल हुए हैं, बट आई बिलीव कि 2-2.5 साल में जितना ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए थी, अभी तक उतनी तो नहीं हुई है ग्रोथ। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स मैं देखता हूँ जो आई थिंक बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं हालांकि ग्रोथ के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब एक ऑफलाइन टीचर एक ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करता है, तो उसे क्या प्रॉब्लम्स, क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं? देखो, 3 फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। देखो, एक क्या होता है ना कि जो ग्रोथ की आप बात कर रहे हो ना, वो बहुत रिलेटिव टर्म है। ठीक है, हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? ठीक है, अगर हम किसी ऐसे ब्रांड से स्टैब्लिश कर रहे हैं जो कि एक न्यूज चैनल है, ठीक है ना, और हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, प्लस कोई किसी का कॉमेडी का चैनल है, किसी का म्यूजिक का चैनल है, तो हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमको कंपैरिजन करना है तो हमको एवरीडे हमारे खुद के चैनल से कंपैरिजन करना चाहिए कि व्हाट वी आर डूइंग। प्लस एक ऑफलाइन टीचर अब जब ऑनलाइन मोड में आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो अच्छा टीचर नहीं है, बस ये है कि अभी तक उसने स्टार्ट किया नहीं है। दे आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टीचर्स वो ब्रिलियंट, जो बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स को खुद जानता हूं, मैं लखनऊ में रहता हूं, और ऐसे कमाल के टीचर्स हैं जिनका कमाल का सेटअप है और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। बट वो हाँ, ऑनलाइन कह लो कि उनकी एज थोड़ी है, या कह लो कि अब उनका उतना मन नहीं है, इसलिए वो ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा टेक्निकल जार्गन नहीं है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन शिफ्ट हो जाएगा। क्या होता है यार, 4-5 लाख रुपए का स्टूडियो सेटअप करना है और बस पढ़ाना है, क्या दिक्कत है? वो बहुत बड़ा ऑब्वियसली। इशू नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे टीचर ऐसे भी हैं अभी तक, जो अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है। हाँ, बहुत सारे टीचर्स आ भी चुके हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स का भी आना बाकी है। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। और मेरे हिसाब से कोविड ने हमारे को बहुत ज्यादा हार्डशिप्स फेस कराई हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो हमने फेस किए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने डेवलप किए हैं, क्योंकि जो लोग ऑफलाइन ही टीच कर रहे थे और इस ऑनलाइन मोड पे आए हैं, तो मुझे लगता है कि इनकम बढ़ाने का एक सबसे बेटर जो तरीका होता है वो होता है कि आपको इनकम रेज नहीं करनी, आपको अपने जो ऑप्शंस हैं वो और ज्यादा ऐड करने हैं। तो ऑनलाइन में आने के बाद आई थिंक चीजें जो है वो बूस्टअप हुई हैं। अगर इनकम वाइज भी बात करें, अगर किसी बंदे ने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एक अप्रोच को फॉलो किया है, तो उसकी जो उसका जो रेवेन्यू है वो और ज्यादा जनरेट होने लग गया है। तो मुझे लगता है कि शायद उसको फायदा हुआ है, जो एक ट्रेडिशनल मोड था पढ़ाने का, उसने उससे आगे अपने अंदर एक वैल्यू ऐड करी है लाइफ के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। यार देखो, अगर मैं इनकम के सेंस में बात करूं या पैसे कमाने के सेंस में बात करूं, तो ये भी अभी बहुत कहना जल्दी हो जाएगा। पर मेरे को ये लगता है कि जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हो, एंड इफ यू हैव द कंटेंट,
इट विल डेफिनेटली बी सोल्ड इन द मार्केट। लेकिन एक बात समझनी है कि यहाँ पर हमारा कंपटीशन एक पैन इंडिया लेवल पर है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे टीचर हो तो सर्वाइव करने वाले हो। अगर आपको लगता है कि नहीं बस आउट ऑफ चांस यू हैव बिकम अ टीचर, तो फिर वो चीज सर्वाइवल यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी भी शहर के किसी भी कोने के किसी भी गली के टीचर हैं और आपको लगता है कि आप में काबिलियत है, तो भाई यहाँ पर सोसाइटी आपको बहुत तहे दिल से वेलकम कर रही है। अगर इफ यू हैव द सब्सटेंस तो वो मार्केट में बिकने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, अगर अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है आज नहीं तो कल आप मार्केट में फ्लरिश करोगे ही करोगे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि भाई मैं अपने कोर्स सेल कर लूं या बाकी सारी चीजें कर लूं, पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले मैं भी कंटेंट डिलीवर करूं। पहले मैं ये देखता हूं कि ये जो यूट्यूब, ये जो ऑनलाइन की मार्केट, ये मेरे को एज अ टीचर एक्सेप्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगले 2-3 साल में अगर ये मुझे एज अ टीचर एक्सेप्ट करती है, लेट्स सी। वो जैसे बोलते हैं नहीं 3 इडियट्स में, भैया काबिल बनो, बाकी सारी चीजें होती रहेंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे मैंने देखा आपके चैनल पे वीडियोस को देखा, वैसे तो चैनल तो काफी पहले क्रिएट हो रखा है और मुझे लगता है इंसिडेंटली क्रिएट हो जाता है हमसे चैनल एक टाइम पे, हमें पता भी नहीं होता, अवेयर भी नहीं होते हम। इट वाज लाइक इन 2008 और 9, आई वाज इन क्लास 12। तो वो जब वो जीमेल की आईडी बना रहे होते थे ना हम लोग, कि भाई पहली बार ईमेल आईडी बनानी है, तभी चैनल क्रिएट हो गया था। बट वो यूज लास्ट ईयर से हुआ। हाँ, तो वो 1 साल पहले से आपने यूज करना स्टार्ट किया है और अब बहुत एक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो भी देखी, जो ओल्डेस्ट वीडियो थी, आपने बोर्ड लगाया है खिड़की के सामने, ठीक है, और फिर करा है। लेकिन ऑडियो क्वालिटी उस टाइम पे भी आपकी बड़ी जबरदस्त है, मैंने देखा है ऑडियो पे आपने ध्यान दिया है काफी। तो अवेयरनेस है कहीं ना कहीं, पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा लोग आए हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कोविड, इन सब चीजों की वजह से हुआ है। तो आपका भी ये जो यूट्यूब पे है आने का फैक्टर, ये क्या लॉकडाउन ही था या कोविड ही था, मतलब? जैसे बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो प्रॉब्लम क्या थी कि भाई मैं पिछले 7-8 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, और ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर के पास एक इश्यू रहता है, टाइम। टाइम नहीं होता। जैसे कि मैं मॉर्निंग में स्कूल जाता था 7-7:30, और फिर लौट के आ रहा हूँ 3-3:30। 4 बजे से क्लास शुरू हो रही है, विद जो खत्म होती थी कभी कभी 9 बजे, कभी 9:30 बजे। तो 4 से 9, 5-5.5 घंटे की एट अ स्ट्रेच क्लास पढ़ा ही रहे हैं। 50-50 के बैच, 100-100 के बैच में पढ़ा ही रहा हूँ। तो उससे ये इशू आता था कि भाई मेरे पास समय नहीं था कभी मैं ये सोच पाऊं कि मुझे ऑनलाइन जाना है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि भाई एक समय ऐसा होता है जब सोचना पड़ता है। तो लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ, अब वो बच्चे सफर कर रहे थे कि अभी कैसा क्या पढ़ाना है। तो फिर मैंने ऐप डेवलप कराया, लाइक वाइज मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया। फिर मैंने सोचा जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से लेते हैं, तो उसको थोड़ा स्टूडियो टाइप काइंड ऑफ सेटअप करते हैं। तो घर पे ही मैंने अपना स्टूडियो काइंड ऑफ सेटअप किया। फिर जब मुझे लगा यार मैं ऑनलाइन बच्चों की क्लास ले ही रहा हूँ और अभी मैं फ्री हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो क्यों नहीं यूट्यूब पर ही वीडियोस डालना शुरू करते हैं। लेट्स सी इफ पीपल आर एक्सेप्टिंग मी, इफ स्टूडेंट्स आर एक्सेप्टिंग मी ऑफ डिफरेंट स्टेट और नॉट। तो किया, तो अच्छा रिस्पांस आने लगा। तो बच्चों ने बोला अगला वीडियो डालो, तो मैंने अगला डाला। फिर लाइक वाइज चीजें चलने लगी। तो अभी भी यही कोशिश है कि अभी इस साल से मैंने क्या किया है, इस साल से मैंने अपना शुभम जगदीश का मेन चैनल अलग कर दिया है, जिसके ऊपर मैं बाकी सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग स्टडीज, रिगार्डिंग केस स्टडीज, एवरीथिंग मैं उसमें देने वाला हूँ। कॉलेज रिव्यूज उसमें देने वाला हूँ, कैसे एडमिशन होने वाला है वो देने वाला हूँ। साथ में मैंने 2 चैनल्स और स्टार्ट किए हैं। एक ऑब्सेशन कॉमर्स हब का चैनल स्टार्ट किया, डेडिकेटेड फॉर आईएससी स्टूडेंट्स। फिर एक और चैनल अभी परसों स्टार्ट किया है, परसेंटेज बूस्टर, डेडिकेटेड फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो अभी दोनों को कंटेंट अलग अलग स्पेसिफिक टू देयर बोर्ड्स मिलेगा, जो कि आई गेस बाकी किसी चैनल पे नहीं मिल रहा। तो मुझे लगा ये मुझे करना चाहिए इनिशिएटिव। ये चीज जो आपने बोली है बिल्कुल सही बोली है सर। मैं देखता हूँ कि कंटेंट जो है यूट्यूब पे अवेलेबल, वो सीबीएसई बोर्ड के लिए तो मतलब भरमार है, लेकिन जो दूसरे बोर्ड्स हैं, मुझे लगता है कि कई सारे टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं उस तरफ, और देना भी चाहिए। दोनों पर्सपेक्टिव से देना चाहिए। पहला तो ये कि भाई सीबीएसई का इतना ज्यादा है तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी वहां पे बहुत ज्यादा है, और दूसरी चीज ये कि स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचना है। अगर मैं दूसरे बोर्ड को अप्रोच कर रहा हूँ तो स्टूडेंट्स के बारे में सोच के भी कर रहा हूँ, और दूसरा कि वहाँ कहीं ना कहीं कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, एक रीजन ये भी हो सकता है, और दैट इज आई थिंक रियली गुड, आई बिलीव। यार और यही सोच रहा था मेरा बेसिकली। मुझे ये लग रहा था कि सीबीएसई के ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स हैं, तो व्हाई डोंट आई स्टार्ट समथिंग व्हिच इज नीश, और मैं ही उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज लूं। तो मैंने सोचा कि मैं आईएससी के कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्यों ना मैं आईएससी के ही बच्चों को शुरू करता हूँ। लेट्स सी, क्योंकि मैं खुद सीबीएसई बैकग्राउंड का हूँ, मैं
है, मैंने भी 2009 में सीबीएसई से ही पढ़ाई कर रखी है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स सी, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 साल के बाद मैं सीबीएसई का चैनल भी स्टार्ट कर दूंगा, जिससे सीबीएसई के बच्चों को सीबीएसई का कंटेंट एग्जैक्ट एक जगह मिल जाए कि हाँ नहीं, ये मेरा टू द बोर्ड, टू द पॉइंट आपके सारे कंटेंट्स मिल रहे हैं। सिमिलरली आईएससी के लिए भी टू द पॉइंट उनको कंटेंट मिलना चाहिए। तो बाइफरकेशन बहुत जरूरी है, जैसे बोलते हैं ना, डेटा डेटा एवरीवेयर, विच डेटा टू पिक। तो वही वाली बात है, सारी चीजें अपडेटेड है, सब कुछ है यूट्यूब पर, लेकिन सॉर्टेड करके मिलना इज अ डिफरेंट थिंग। तो वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सॉर्ट करके डायरेक्टली बच्चों को पहुंचा सकूं। एंड लेट्स सी यहाँ इस चीज में कितना सक्सेस होते हैं इन द टाइम टू कम। बिल्कुल सर। सर मैंने एक चीज देखी है कॉमर्स स्टूडेंट्स को लेके, इवन मैंने भी जब कॉमर्स ली थी तो मैंने भी ये चीज देखी थी, और यही बात ग्रेजुएशन को लेके भी कही जाती है, और 10th में जो बच्चा कॉमर्स लेता है उसको लेके भी कही जाती है कई बार। जैसे अगर ग्रेजुएशन की बात करूं, तो ग्रेजुएशन के अंदर कई बार बच्चा कहता है कि यार आर्ट्स में ना मेरी बेइज्जती हो जाती है, और इंजीनियरिंग हमारे बस की नहीं है, तो एक बार को बीकॉम ज्यादा प्रेफरेबल हो जाता है कई बार, ठीक है। ऐसे ही साइंस कॉमर्स आर्ट्स के अंदर भी सोचता है कि साइंस यार ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आर्ट्स में मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ। लेकिन रियल एसेंस बच्चे को नहीं पता होता कॉमर्स का। तो उस टाइम पे जब आपने कॉमर्स ली थी, 2009 में आपने 12th पास आउट करी है, 2007 में आपने ली होगी कॉमर्स, ठीक है, तो कॉमर्स माइंड में कैसे आया आपके कि कॉमर्स करना है? देखो सी, अभी जो आप तो दिल्ली से हो यार, आपके तरफ की लोगों की मेंटालिटी बहुत अलग है, ठीक है। दिल्ली में तो ज्यादातर बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं और कम बच्चे साइंस लेते हैं कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट्स ऑफ यूपी एंड बिहार। तो जिस स्टेट से मैं हूं, यहाँ पर एक कल्चर है भाई, अभी स्कूल का भी कल्चर मैं तुमको बताऊं, प्रैक्टिकली स्कूल में पिछले कई सालों में पढ़ा था, वहां पे भी कल्चर यही है कि अगर बच्चे के परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं ना 10th में, तो उसको साइंस देंगे। अगर बच्चे के परसेंटेज खराब है तो उसे कॉमर्स देंगे, और बच्चे के परसेंटेज और खराब है तो उसको आर्ट्स देंगे। लेकिन ये साइकी लोगों के दिमाग से हटानी पड़ेगी, पढ़ाई इस तरह से नहीं हो रही है। अगर मेरा कोई व्यू पॉइंट पूछे तो सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है पढ़ना आर्ट्स बच्चे के लिए। अगर हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, हम कैसे प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे? अगर हमको ह्यूमन साइकी नहीं पता है, तो इसीलिए देखते हैं ना कि आप अब साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ऊपर मेरिट जा रही है, ठीक है ना। और अगर मैथ्स ऑनर्स देख रहे हैं तो उसकी मेरिट कम जा रही है। तो वो यही बता रही है, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी आज के डेट में ह्यूमैनिटीज लेना है। ह्यूमैनिटीज लेने के बाद अगर आप कॉमर्स की फील्ड में आ रहे हो, इट इज वेल एंड गुड, और उसके बाद लगता है साइंस पढ़नी, तो आप जाओ। मेरे हिसाब से ये, अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं साइंस में उसका बहुत ज्यादा कीड़ा है, उसको मजा आ रही पढ़ने में, डेफिनेटली उसको लेना चाहिए। लेकिन एक ये हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए कि भैया अगर तुम 95% 10th में लेके आए तभी तुम साइंस के लिए एलिजिबल हो, वरना तुम कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए एलिजिबल हो। ऐसा करना मेरे हिसाब से ये दर्शाता है कि आपको ही समझ नहीं है, या जो भी स्कूल वाले हैं या कोई भी जो बच्चों को ये बता रहा है, या पेरेंट्स ही या सोसाइटी, आपको ही समझ नहीं है कि बच्चे को ऐसे परस्यू नहीं कर सकते हैं कि परसेंटेज ज्यादा आने पर साइंस मिलती है, कम आने पे कॉमर्स मिलती है, और कम आने पे ह्यूमैनिटीज मिलती है। अगर थोड़ा सा भी, अगर आप मैकेंजी के थोड़े बहुत इंटरव्यू पढ़ो, तो भाई वहां पर वो साइकोलॉजी ऑनर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक ऑनर्स, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नहीं भैया आप आओ, साइकोलॉजी पढ़ी तुमने, तुम आओ मेरे, मैं तुमको प्लेसमेंट दे रहा हूँ। गूगल साइकोलॉजी वाले को प्लेसमेंट दे रहा है। तो समझनी पड़ेगी, ट्रेंड चेंज हो रहा है भाई, लोग लोगों से दूर हो रहे हैं, बहुत दूर। तो अगर अगर जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर मुझको एक प्रोडक्ट डेवलप करना, तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करना है, राइट? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं जब ह्यूमंस पर स्टडी करूंगा, एक एज ग्रुप के बीच में स्टडी करूंगा, तो मुझे समझ में आएगा कि वो कैसे कैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं, कैसे कैसे उनका ट्रेंड है। तो ये कौन बताएगा हमें कैसे प्रोडक्ट डेवलप करना है? कौन बताएगा? प्रोडक्ट डेवलप तो एक इंजीनियर करेगा ही करेगा। क्या डेवलप करना है ये साइकोलॉजी बताता है, कितने इन्वेस्टमेंट पे लगने वाला है वो कॉमर्स वाला बताएगा, तब जाके वो डेवलप होगा। तो ये समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तेजी से ये दुनिया चेंज हो रही है, अपनी समझ को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। एंड लेट्स सी, जिनको समझ में आता है अच्छी बात है, बीइंग अ टीचर मैं तो ये बताता ही रहूंगा। बिल्कुल सर। जो आपने बात कही ना, मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जो चीज आई है ना कि साइंस जिसके ज्यादा आते हैं, जो बहुत अच्छा होता है, ब्राइट होता है, उसको मिलती है, कॉमर्स उससे नीचे, आर्ट्स उससे नीचे। ये इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड चल गया था एक टाइम पे कि डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, ये वाला ट्रेंड चल गया था। तो पेरेंट्स जो भी अवेयर नहीं थे उस टाइम पे, उनको भी ये लगने लगा कि यार यही चीज अच्छी है, और अगर साइंस वालों को ही ये चीज मिल रही है तो इसका मतलब यही बेस्ट है। और इस तरीके का एक मेरे को लगता है कि एनवायरमेंट सेट हो गया कि भाई ये चीज आ गई है, कहीं ना कहीं हवा में ये आ गई है, और हम लोगों को जो टीचर्स हैं, हम लोगों को ही इस चीज को धीरे धीरे, वैसे खत्म हो रही है धीरे धीरे, लेकिन हमें और ज्यादा लोगों को अवेयर करना पड़ेगा इस चीज को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो स्टूडेंट ही करेंगे यार। अगर मैं 10वीं 11वीं में बच्चों को बता रहा हूँ, 9वीं 10वीं में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें, ट्रेंड चेंज हो रहा है, और आज के बच्चे बहुत समझदार है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत समझदार है। वो आपसे कई ज्यादा गुना समझदार है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, दे आर थ्रू विद दिस। बट हमें बस एज अ
कैटलिस्ट का काम करना है कि उनकी कोई भी रिएक्शन उसको फास्ट कर सके। हमें एक बताना है कि भाई ये कई सारे ऑप्शन है, तुम देख सकते हो, पर जाना किधर है, बच्चे स्मार्ट हैं, बहुत अच्छा करेंगे आगे चल ऑब्वियसली सर। सर के। यहाँ पे आपने कॉमर्स ली, फिर कॉमर्स के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपने अपना ग्रेजुएशन परस्यू किया, क्योंकि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड 12th के बाद पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है। नहीं। अभी तक मैंने 3 टीचर्स हैं जिनका पॉडकास्ट लिया है। कल मैंने रजत अरोड़ा सर का पॉडकास्ट लिया है, अच्छा अच्छा अच्छा। and like he teaches commerce as well. I हाँ हाँ। think he teaches maths, economics and accounts. वैसे उन्होंने एक दो वीडियो इंग्लिश के भी डाल रखे हैं और फिजिकल एजुकेशन के भी डाले, बट मेनली अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस हाँ जानता हूँ, स्टडीज। बहुत बड़ा तो चैनल है। हाँ, तो मैंने जब भी तीनों टीचर से जिनसे भी बात करी है अभी, एक अनुराग चौहान सर है मैथ्स के, एक एपीपीडिया से अर्पित हैं, मिस्टर अर्पित, ठीक है, और कल मैंने रजत अरोड़ा सर से बात करी। सबका मैंने देखा कि 12th के बाद ही उन्होंने टीच करना स्टार्ट किया। इवन इनफैक्ट मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने भी 12th के बाद स्टार्ट किया, बट आई थिंक दैट आपने ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के चलते हुए थोड़े टाइम के बाद पढ़ाना स्टार्ट किया यार देखो, मैं आपको दो चार चीजें बताता हूँ कि हाउ आई डेवलप्ड जैसे कि पढ़ाने का मन और ये सारी चीजें। देखो, टीचिंग एक आर्ट है, ठीक है ना। आना और पढ़ाना दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं। स्टूडेंट माइट बी अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है ना, वो आईआईटी से पढ़ा हो, आईएम से पढ़ा हो, मे बी हो सकता है, लेकिन क्या वो टीचर अच्छा होगा? यू कैन नॉट से, इट्स एन आर्ट, ठीक है ना। तो मैं तुमको थोड़ी सी बात बताता हूँ। मैं 12th किया, 12th करने के बाद मैं दिल्ली गया, वहां से सीए की कोचिंग कर रहा था। मेरे एक टीचर थे मिस्टर प्रवीण शर्मा, यूट्यूब पे बहुत फेमस टीचर भी हैं वो। तो उनसे मैं पढ़ रहा था अकाउंटेंसी। क्या गजब अकाउंटेंसी पढ़ाते थे। तो मैं अकाउंटेंसी तो उनसे पढ़ा, लेकिन अकाउंटेंसी कैसे पढ़ाना है उनसे सीखने की कोशिश करने लगा। तो मुझे बड़ा मजा आया कि यार कैसे वो पढ़ाते हैं और कैसे बच्चे सुनते हैं उनकी बात। प्लस फिर दिल्ली में ही मैंने ड्रामा क्लब ज्वाइन किया, तो वहां पे मैं ड्रामा सीखने लगा। तो जब ड्रामा सीखते हैं और साथ पे साथ आप सीए की कोचिंग कर रहे हो, तो आपके साथ एक दो अलग टाइप का एक्सपीरियंस हो रहा है। एक टीचर जो अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है और एक ड्रामा जो आप सीख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं से वो आपकी हेल्प करता है बातें समझाने में, एग्जाम्पल देने में, स्टोरी टेलिंग में। तो वो सारी चीजें आपके अंदर इनहेरिट होने लगी। फिर मैं लखनऊ वापस आया, मैंने एमबीए स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। तो फिर वहां पर क्या हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे, 120 का बैच था हमारा। तो 9 से 2 क्लासेस चलती थी, 2 बजे से मैं अकाउंट्स पढ़ाने लगता था। तो जब मैं यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ाना शुरू किया, तो बहुत सारे जो मेरे ही क्लासमेट्स थे वो कहते हैं भाई यार शुभम ऐसा कर, यार मुझे तो सर का समझ में नहीं आ रहा, तू ही पढ़ाने लग। मैंने कहा ठीक है, पढ़ा दूंगा। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रेजुअली हमारी क्लासेस चलने लगी। फिर मेरी क्लासेस कॉलेज के ही ऑडिटोरियम में चलने लगी। तो मैंने कहा ये बड़ी सही चीज हो रही है यार। और 2012 में ही मेरे घर के सामने 3-4 लड़कियां रहती थी, तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे को अकाउंट्स का पेपर आ रहा है, मुझे अकाउंट्स पढ़ा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आजा। घर में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो 2012 था, मैंने एमबीए ज्वाइन किया। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ मेरे क्लासमेट्स को, और मैं घर में 4-5 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। स्लोली एंड ग्रेजुअली 2012 के एंड में जब कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो 50-50 बच्चे पढ़ने लगे और घर में 82 हो गए। तो जब 82 की स्ट्रेंथ हुई, तो मेरे घर में यार किसी के भी घर में 82 बच्चा कैसे बैठ के पढ़ेगा। तो मैंने कहा यार ये चीज तो मजा आ रही है, और लगता है बच्चों को भी मजा आ रही है, और मुझे तो बड़ा किक मिल रहा है इसमें। तो मैंने स्टार्ट किया फिर कोचिंग, बाहर जाके रेंट पे ली चीजें, एंड देन स्टार्ट किया फिर वो 300-400 फिर 500 वाली चीजें चलने लगी। फिर इतना बच्चा पढ़ने लगा कि ये तो बड़ा मजेदार चीज है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये समझ में आने लगा कि ये एक ऐसी चीज है जो मैं अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा जो 12th के बाद पढ़ाना शुरू कर देते हैं, आइदर उनका कुछ ना कुछ क्रंच आ रहा होता है या उनकी पॉकेट मनी उनको इंक्रीज करनी होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं एमबीए कर रहा था, और मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, मैं तुमको बता देता हूँ। वो ऑल 3 आर सेटअप इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। मेरी बड़ी वाली बहन बीएनवाई में वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो मुझे लगा कि यार मैं कॉर्पोरेट भी ज्वाइन कर सकता, लेकिन मैं ये जो काम कर रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे बहुत इनर सेटिस्फैक्शन दे रहा है, क्योंकि मुझे बोलना बहुत पसंद है। मैं बच्चों को सारी चीजें बता पाता हूँ, लाइफ का बारे में, पढ़ाने के बारे में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मैं जब देख रहा हूँ कि मेरा प्लेसमेंट आ रहा है, मुझे प्लेसमेंट में बैठना है कि नहीं बैठना है, तो मुझे लगता है यार मैं नहीं बैठ रहा प्लेसमेंट में, बिकॉज मैं जो काम कर रहा हूँ, apart from the money which I was earning, money was not the driving force at that time. At that time, I was getting the inner satisfaction जो मुझे मजा आ रही थी. Then I decided, when I completed my MBA in 2014, मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा. There were companies coming in, तो मैंने कहा मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा, बिकॉज मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना इंस्टीट्यूट, और मुझे पढ़ाने में मजा मिल रही है. जब तक मजा मिलेगी तब तक पढ़ाऊंगा. अभी तक मिल रही है तो अभी भी पढ़ा रहा हूँ, अगले 10 साल तक और मजा मिलती रहेगी पढ़ाने में, मैं पढ़ाता रहूंगा. तो आउट ऑफ चांस मैं टीचर नहीं बना हूं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पकने के बाद टीचर बना हूं, तो ग्रेजुअली उसको मैं एंजॉय कर रहा हूं. ऑब्वियसली। और जो आपने एक बात बोली ना सर, कि इट्स नॉट अबाउट कि हाउ मच यू नो, द हाँ, इम्पोर्टेंट पार्ट इज हाउ यू डिलीवर।
यस। ये एक इंसान को डिफरेंट बनाता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट। इसमें यही डिफरेंस है कि हो सकता है एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वो स्टूडेंट टीचर तभी बनेगा जब उसे डिलीवर करना आता है, जब वो लोगों को समझा पाता है, क्योंकि सबकी साइकी अलग अलग है। बिल्कुल आप एक बैच में 50 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट, 100 150 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, लेकिन आप सबसे कनेक्ट कर पा रहे हो, सबसे सही है। नहीं तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट से कर पा रहे हो। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कई लोगों को तो ये लगता है कि यार क्या करता है, ये जाता है बोर्ड पे बस मारकर घिसता है, बस हो हाँ। गया, इसकी फीस ले लेता है, बताओ इतनी फीस है इसकी। तो पता नहीं क्या मेंटालिटी है लोगों की, लेकिन द वे यू आर डिलीवरिंग इट एंड हाउ यू हैव अटेन्ड द थिंग्स, हाउ यू हैव गेन्ड दिस एक्सपीरियंस, ये मैटर करता है इस टाइम यस। पे आपका। हाँ, ये वही चीज। बिल्कुल, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, सुमित पता है ये हमारी सोसाइटी में ही खराब चीज है। जैसे यार हमारी सोसाइटी ना एक टीचर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। उसको ये लग रहा है कि हम एक्सेप्ट करेंगे उसको जो गवर्नमेंट नौकरी में हो या जो नौकरी में अच्छा पैसा कमाता हो। एक टीचर को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो जो समझने वाला है कि जो कुछ नहीं बन पाते वो टीचर बनते हो, जो टीचर भी नहीं बन पाते वो जिम खोलते हैं। वो एक ट्रेंड है ना, वो चलता चला आ रहा है, पर ये चीज चेंज करनी पड़ेगी और ये हमें तुम्हें मिलके चेंज करनी है। हमें टीचिंग प्रोफेशन को इतना बड़ा, इतना ल्यूक्रेटिव और इतना ज्यादा सोशली अक्लेम्ड बनाना है जिससे लोगों को समझ में आए कि वन ऑफ देयर गोल शुड बी अ टीचर। जिंदगी में मैं बहुत जब अच्छा बन जाऊंगा ना तो शायद मैं टीचर बनूंगा। ऐसा इस लेवल पर हमें ये टीचर प्रोफेशन को लेकर जाना है जहां पर टीचर्स की सैलरी करोड़ में हो, सो दैट दे फील कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ दुनिया का सबसे अच्छा काम है। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि इतना सोशली अक्लेम्ड हो। अब देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, क्रिकेटर्स को एडमायर करते हैं क्योंकि सेलिब्रिटी होते हैं। टीचर्स को भी सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल जीने का हक है। और वो अगले 10 सालों में, 5 सालों में ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। और हम ही तुम मिलके करेंगे कि अगर कोई बंदा पढ़ा रहा है और उस बच्चे को पढ़ा रहा है जिसका वो लाइफ मेकर होने वाला है आगे चल के, वो बच्चा क्या करेगा वो टीचर डिसाइड करने वाला है। तो डेफिनेटली है कि वो प्रोफेशन तो बहुत वैल्यूएबल है। ये ट्रेंड हमें सोसाइटी में लेकर आना है इन द नेक्स्ट ईयर्स। ऑब्वियसली सर, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा मायने रखती है, दैट इज फैमिली सपोर्ट। आपको क्या लगता है कि आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैटर करता है हर एक चीज के अंदर। देखिए, फैमिली सपोर्ट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में किसी के साथ नहीं रहेगा। ठीक है ना। जब भी आप कुछ अपना डिलीवर करने की कोशिश करोगे ना, तो देखो मम्मी पापा ना आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं कि मेरा बच्चा ये अच्छा कर ले, नौकरी में पैसा मिल रहा है, उसका लाइफ सेटल हो जाए, उसका करियर सेटल हो जाए, तो दे आर नॉट रॉन्ग इन दैट। लेकिन धीरे धीरे अगर आप अपने ही फील्ड में थोड़ा सा तरक्की कर रहे हो, माँ बाप को लग रहा है नहीं बच्चा खुश है, सेटल हो रहा है धीरे धीरे, तो डेफिनेटली एवरीबडी विल सपोर्ट यू। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने वाला है। उस आइडिया को आपने इंप्लीमेंट किया है तो 1000 लोग मिल जाएंगे आपके में इन्वेस्ट करने वाले। वैसे माँ बाप भी हैं। अगर आपके पास आइडिया है, बातें करते रहोगे पापा मैं ये बनने वाला, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, पायलट बनूंगा, तो मम्मी पापा हंसेंगे। कोई अगर तुम्हारे पास आइडिया है, अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी लगती है, तुम्हें कुछ और अच्छा लगता है, तो तुम उसे करके दिखाओ। थोड़ा सक्सेस हो गए तो सब लोग सपोर्ट करेंगे। मेरे को लगता है दुनिया में ऐसा कोई पेरेंट नहीं है जो सपोर्ट करने के पीछे हटेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा आपके साथ। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। तो सर यहाँ पे जो आपने बात बताई है ना, ये मैं सच में रिलेट कर सकता हूँ। और कई बार मुझे लगता है कि जब आपके अंदर दम होगा ना, और जब आपके अंदर वो पैशन, वो आग होगी, और आप उस चीज को फॉलो करोगे, तो आपको आपकी फैमिली ऑब्वियसली क्यों नहीं सपोर्ट करेगी। मेरा मानना है, मैं कई बार देखता हूँ स्टूडेंट्स हैं जो कोई कोर्स कर रहे हैं और वो अपनी फीस सबमिट कराते हैं, लेकिन उस बच्चे ने 3 महीने कुछ नहीं करा, सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड था, और जो वो करना चाहता है उसी में उसने ध्यान दिया, उसने बस पैसे वेस्ट किए हैं। बस एक टाइम पे होता है ना कि हमारे अंदर एक आग जलने लग जाती है, मुझे ये करना है, फिर वो उतनी जल्दी बुझ भी जाती है, ठीक है। सही तो बात है। अब 3 महीने के बाद जब उसे कुछ नहीं आया, उसके पेरेंट्स को समझ में आ गया कि यार इसने पैसे एट द एंड वेस्ट ही करे हैं, ठीक है, अब उसे कुछ और करना है। तो वो पेरेंट्स क्यों करेंगे उसको सपोर्ट, ऑब्वियसली। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप एक चीज के अंदर अपना कुछ दिखाते हो कि यार आपने मुझे, मेरे में इन्वेस्ट किया और मैंने उसका ये आउटपुट निकाला है, तो जाके आप कॉन्फिडेंस देते हो अपने पेरेंट्स को कि वो आपको सपोर्ट करें। और जब आप ऐसा करोगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करेंगे। सही ये बात है। चीज बहुत जरूरी है। और सर मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, 25 से ज्यादा है, 26 मैं हो जाऊंगा शायद इस बार, 26 या 27, मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी लास्ट ईयर शादी हो गई है। तो मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, तो आर यू मैरिड यस, नाउ? आई एम मैरिड, आई हैव अ लिटिल सन।
दैट इज ग्रेट। तो हाँ ना। सर ये क्वेश्चन भी एक हमारा टिपिकल क्वेश्चन है जो हम हर एक अपने गेस्ट से पूछते हैं। आपको क्या लगता है, और ज्यादातर आंसर मेरे को सेम ही मिले हैं सबसे, ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या एज डिटरमाइन करती है कि आपको शादी कब करनी चाहिए, या फिर क्या फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है? यार देखो, शादी कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग करो, ठीक है ना। तुम्हें लगता है यार 22 की उम्र में यू आर इन लव, और तुम्हें लगता है कि यू आर सेटल्ड इनफ टू गो अहेड, कर लो। तुम्हें लगता है तुम 42 के हो गए और तुम्हें अभी भी लगता है कि नहीं, कि अभी नहीं कर सकते हैं, अभी आई एम नॉट सेटल, आई नीड टू एक्सप्लोर मोर, तुम मत करो। तो किसी के कहने पर नहीं करनी है शादी, ठीक है ना। वेन यू सी कि आई एम कंफर्टेबल, आई कैन गो अहेड, गो अहेड, ठीक है ना। इट्स योर डिसीजन, इट्स योर पर्सनल थिंग। तो आई गॉट मैरिड इन द एज ऑफ 27, आई एम नॉट 30 नाउ। तो दिस ईयर ऑन 8th of May आई टर्न 30, तो अभी 1.5 साल का बच्चा भी है मेरा। और मजा आ रहा है लाइफ में, मुझे तो कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है, एंड आई एम लविंग इट। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। कई सारे लोगों से मैंने सुना है, ये रीजन सुना है स्पेशली, कि आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, आई हैव अ लॉन्ग विजन एंड आई वांट टू परस्यू दैट, सो आई बिलीव दैट कि मुझे कहीं ना कहीं स्पेस देना पड़ेगा, और आई डोंट नीड दैट। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि बैलेंस करना भी पॉसिबल है, अगर आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको समझता है, अगर वो अंडरस्टैंडिंग है तो। यार देखो, मेरे को लगता है ना, ये जर्नी इंपॉर्टेंट है डेस्टिनेशन से ऑब्वियसली। ज्यादा। मैं बोलूं नहीं एक दिन मैं दुनिया के उस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा, अरे क्या बात कर रहे हो। अगर आप जा रहे हो, रोड ट्रिप मारने वाले लड़के हो, मनाली जा रहे हो, तो रोड्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मनाली तो ऑब्वियसली। इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी कोई बड़ा विजन है आपके दिमाग में, अच्छी बात है, लेकिन वहां तक पहुंचने का भी तो मजा अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जर्नी जर्नी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जर्नी जर्नी बहुत डेस्टिनेशन, इंपॉर्टेंट। हमारे माइंड में डेस्टिनेशन रहता है कई बार, और हम जर्नी को एंजॉय नहीं करते हैं। कई बार मैंने ये चीज देखी है कि वी डोंट एंजॉय दैट जर्नी, क्योंकि बच्चों के माइंड में साथ सिर्फ भी यही है, डेस्टिनेशन बिकॉज होता वो है। बोर्ड्स 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 पढ़ते रहते हैं, और वो उस जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ना, वो भूल जाते हैं पूरे साल। कि नहीं, आज मैंने नई चीज सीखी है, मैंने अकाउंटेंसी सीखी है, आज मैंने इकोनॉमिक्स सीखा है। सीखने वाली चीजें चली गई हैं, पढ़ के नंबर लाने वाली चीजें आ गई हैं, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। लास्ट के सर दो क्वेश्चंस और हैं आपसे। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूंगा सर। मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल मुझे भी हो गए 12th पास करे हुए, आपने तो मेरे से भी पहले अपनी 12th पास की है, ठीक है। उस टाइम पे भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे स्टूडेंट्स के, मुझे लगता है उस टाइम पे फ्रेंड्स ज्यादा डिस्ट्रैक्शन थे, ये सोशल मीडिया और ये सब कुछ उतना ज्यादा नहीं था मेरे हिसाब से। आज के टाइम पे तो डिस्ट्रैक्शंस और ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को फेस करते हैं, जिनमें से फोन ऑब्वियसली है, रिलेशनशिप्स भी कई बार डिस्ट्रैक्शन होते हैं, और कई बार फाइनेंशियल सिचुएशन भी होती है। आपको क्या लगता है इन डिस्ट्रैक्शन से मतलब क्या तरीका है कोप अप करने का? कई बार बच्चा कहता है मैं करना तो चाहता हूं, मैं कर ही नहीं पा रहा, ये हो रहा है मेरे साथ वो हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, कैसे डील करना चाहिए डिस्ट्रैक्शन से? मुझे लगता है ना कि हर एक चीज जो लाइफ में हो रही है उसके होने दो। जैसे कि क्या लगता है, जैसे कि पबजी खेलने की बात है, भाई बच्चा गेम खेल रहा है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन रखने की जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पबजी नहीं खेल रहा, ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टा पे रील स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं। एक नया तरह का जमाना आ चुका है ना, तो हम उस जमाने में फिट कर रहे हैं, बैलेंस बहुत जरूरी है। और हमें पढ़ाई करनी है तो क्यों करनी है, बच्चे को बस इतना बता दो क्यों करना है। दिस यू नीड टू डू बिकॉज यू नीड टू डू दिस बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो अगर उसको ये पता चल जाएगा तो वो करेगा ही करेगा। और डिस्ट्रैक्शन बहुत, देखो एनर्जी है ना, चैनलाइज नहीं हो रही है इस समय। हम क्या करते थे भाई, मैं 2009 की बात बताऊं, 7 से बताता हूँ, 2007 में हम क्या करते थे, स्कूल से आते थे, घर में बैग पटका, बल्ला उठाया, निकल गए ग्राउंड। तो हमारी एनर्जी चैनलाइज हो रही थी, बिकॉज हमें खेलना। फिर मार किस लिए पड़ती थी कि 7 बजे तक घर क्यों नहीं आ रहे हो, अंधेरा हो गया, रात हो गई, लड़ाई कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, घर क्यों नहीं आ रहे हो। पापा उस चीज पे मारते थे, क्योंकि 7 बजे पापा घर आने वाले होते, तो उनसे 5 मिनट पहले आ जाते थे हम लोग। आज के डेट में बच्चे की साइकी देखिए ना, वो घर में ही है, ठीक है ना, वो बहुत डिप्रेस तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। वो क्या करे, उसके पास एक ही एक जरिया है, या तो फोन, या तो टेलीविजन, या तो लैपटॉप। क्या करे बच्चा, जा ही नहीं सकता। तो इस समय हमें बच्चे की तरफ से भी सोचना जरूरी है कि यार क्या, फॉर रिक्रिएशन व्हाट इज ही डूइंग। तो वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाएगा ही बनाएगा ना, तो वो भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन हाँ, उसको बस इन जो जितनी भी नेगेटिविटीज चल रही हैं, उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी देने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सा डिसिप्लिन बताना चाहिए कि ये डिसिप्लिन जरूरी है लाइफ में, कि भाई सुबह 5 से 7 तुम्हें खेलो, कुछ भी करो, लाइक वाइज वो करना अच्छा होगा तुम्हारी लाइफ के लिए। तो मेरे को लगता है कि अगर हम ये उनकी एनर्जी चैनलाइज कर लेंगे ना, तो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। और डिस्ट्रैक्शन सबको होते हैं, ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं थे अपनी क्लास 12th में। और डिस्ट्रैक्शन जिंदगी भर रहेंगे, कभी डिस्ट्रैक्शन से जितना भागोगे
वो तुम्हारे पीछे चलता रहेगा। डिस्ट्रैक्शन को फेस करो, लगा हाँ बताओ ये डिस्ट्रैक्शन है मेरा, बताओ क्या करना है, ठीक है ना, लेट्स सी, लेट्स फेस इट, लेट्स कंज्यूम इट रादर। होगा डिस्ट्रैक्शन, सबकी लाइफ में होता है यार, पीएम मोदी की भी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होंगे भाई, हमारे में भी है, आज भी है, तुम्हारे में भी होंगे सुमित यार, डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं ऑब्वियसली। जाते। तो उससे भागो नहीं, कंज्यूम कर लो उनको, उनके साथ बताओ कि ये डिस्ट्रैक्शन होगा होगा, अभी तो पढ़ना है पढ़ना है, खेलना है खेलना है, बस बात समझ में आ रही है बहुत। और बच्चों को थोड़ा सा, मेरे को जहां तक लगता है बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं अभी टाइम से पहले, तो उनको थोड़ा सा बच्चों जैसा बिहेव करना चाहिए, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो जो बोलते हैं ना इनोसेंस होना बहुत जरूरी है आज की लाइफ में, वो खोती चली जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू सोशल मीडिया एंड लाइक वाइज। ऑब्वियसली सर, जो आपने बात कही वो बिल्कुल है, मैं भी बहुत बार डिस्ट्रैक्ट फील करता हूँ। बट द थिंग इज कि चीजों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, कि अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ सोशल मीडिया को मत जोड़ो, जब सोशल मीडिया चला रहे हो तो फिर उस वक्त पढ़ाई के बारे में मत सोचो कई बार। ठीक है, चीजें मिक्स हो रही हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, आई थिंक मिक्स वेज बना रहे हैं हर एक चीज का। ठीक है, तो आई बिलीव चीजों को थोड़ा सा रखना चाहिए। खेलने के लिए मेरे को नहीं लगता पेरेंट्स मना करते हैं किसी के भी, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ फिर उसी पे ध्यान देने लग जाते हो, और जो भी चीज एक्सेस हो जाती है तो ऑब्वियसली वो आपके लिए हार्मफुल रहती है। डेफिनेटली। सर यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने पिछले 1 साल अपने चैनल पे वर्क किया है, और जो भी आपने अचीव किया है सर, मैं सच बता रहा हूँ 1 साल के अंदर दैट इज फिनोमिनल। आप शायद बिलीव करें या ना करें, लेकिन मैं जानता हूं, मैंने 1 साल जितनी मेहनत करी थी तो मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा मैं 1,000 सब्सक्राइबर्स कर पाया था, ठीक है। और मैंने काफी मेहनत करी थी उस टाइम पे, और ऐसे ही बहुत सारे मैंने लोगों की देखी हैं बायोग्राफीज, कई सारे लोगों के पॉडकास्ट सुने हैं, और उन लोगों ने भी जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे तो उन्होंने ये बोला कि अगले 2 साल के अंदर मैं सिर्फ 2,000 कर पाया, मैं 3,000 कर पाया, बट स्टिल विद इन 1 ईयर यू हैव अचीव्ड आई थिंक मोर देन 20K सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो ये सच बता रहा हूं मैं, बिलीव मी दैट इज अ फिनोमिनल जर्नी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे आप जैसे आप हैं, ऑफलाइन से आपने ऑनलाइन के अंदर भी आप आए, ठीक है, अपने आप को एस्टैब्लिश अभी कर रहे हैं आप, और बिल्कुल कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आप कर रहे हैं काम। बहुत सारे टीचर्स दूसरे भी आए हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखते हैं, अगर कोई टीचर अपने आप को ऑनलाइन में एस्टैब्लिश करना चाहता है तो? मेरे को ये लगता है कि आप जैसा पढ़ाते हो ना ऑफलाइन में, आप जो कैमरा तुम्हारे सामने रखा है बस उसको समझ लो वो बच्चा है जो तुमसे पढ़ रहा है। जितना घुल के, जितना मिल के, और जिस तरह से तुम पढ़ाते थे ऑफलाइन में वैसे ही पढ़ाओ। आप किसी को कॉपी मत करो कि ये पर्टिकुलर टीचर ऐसे पढ़ा तो हमें भी ऐसे पढ़ाना है। ये इसीलिए सक्सेस हुआ है। तुम सक्सेस तभी होगे जब तुम रहोगे। तुम्हें जैसे तुम मजाक करते थे क्लास में, जो जोक क्रैक करते थे, जैसे ही तुम कोई स्टोरी टेलिंग करते थे वैसे ही पढ़ाओ, और कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो YouTube का मेरा वीडियो में सारा कंटेंट चला जाएगा तो क्या होगा। सारा कंटेंट जाने दो, बता दो दुनिया को तुम्हारे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। अगर तुम पूरा कंटेंट डिलीवर करोगे तो बच्चे को समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर टीचर बहुत इन डेप्थ में जाके पढ़ा रहा है, ये अच्छा पढ़ा रहा है और उससे मैं कनेक्ट कर सकता हूं। देखो बहुत सारे टीचर्स हैं, तो सब बच्चा सबसे कनेक्ट कर ले, ये बहुत ही गलत बात होगी या ये अनरियलिस्टिक बात है। सिमिलरली, और मेरे से सारे बच्चे कनेक्ट कर ले तो ऐसा नहीं है, किसी और टीचर से आप कनेक्ट कर ले ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे कनेक्ट करने वाले भी कुछ बच्चे होंगे। तो आप जैसे भी हैं, जैसा भी आप पढ़ाते हैं वैसा डिलीवर करने की कोशिश करें। उसको कैमरा देखते हुए उसको प्लीज फॉर्मल करने की कोशिश मत करें कि नहीं मुझे बहुत फॉर्मली पढ़ाना है बिकॉज मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, लोग क्या समझेंगे। जिसको समझना है समझो, आप जैसा पढ़ाते हो बी ओरिजिनल एंड बी कंसिस्टेंट। पूरा कंटेंट बच्चों को डिलीवर करके दो बाय दिसंबर जनवरी, ताकि बच्चों को दिखे कि आपका कंटेंट रेगुलरली आ रहा है, रेगुलरली टीचर्स उस पे वीडियोस डाल रहे हैं। और अपना थोड़ा कंटेंट पे तो मेहनत किया ही, आपने इतने साल ऑफलाइन पढ़ाया होगा तो सारी शीट्स बनाई होंगी, अपना खुद का कंटेंट होगा वो दे डालो सबको, और फिर देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स डू इट एंड फॉरगेट कि क्या होने वाला है। ऑब्वियसली सर, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने बच्चों का विश्वास जीत लिया। क्योंकि मेरा मानना है कि कुएं तो बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चा रेगुलरली जो पानी पिएगा वो किसी एक से पिएगा ना। सही बात तो है। वो जाएगा डाउट्स के लिए, हो सकता है इधर उधर भी जाए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसे एक रीजन देना है
कि अपना मेजोरिटी ऑफ सिलेबस जो है वो हमारे से करे, और वो रीजन हम ही उसे दे सकते हैं। और बिल्कुल सही बात कही आपने कि बच्चे हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर्स पे जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ सेक्शन स्टूडेंट्स का ऐसा भी होगा जो सिर्फ आपसे पढ़ेगा और आपको उनके लिए वर्क करना है। अब अगर आपकी वीडियो पे 40 व्यूज आ रहे हैं, आप कह रहे हैं 40,000 क्यों नहीं आ रहे, तो यार तुम 40 के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? एक बैच जब फिजिकली 40 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो आपको मजा नहीं आ रहा होता, उस वक्त भी तो मजा आ रहा होता है। सही तो बात वही 40 स्टूडेंट्स हैं ये, तो आपको वही फीलिंग जो है, वही पैशन जो है, उसके साथ टीच करने की जरूरत है और बच्चों का विश्वास जीतने की जरूरत है, आई बिलीव। यस डेफिनेटली। अब बोलते नहीं है कि रेस्टोरेंट्स तो बहुत सारे खुले हैं ना, तो क्या हम सब में जाके खाते हैं? हमें जहां पे टेस्ट डेवलप होता है, जिसको लगता है कि नहीं भाई इस रेस्टोरेंट से खाने में मेरे को मजा आती है, तो वहां खाएंगे। वैसे वैसे आपका कंटेंट भी है, तो सबको सबका कंटेंट पसंद नहीं आता है। हो सकता है कुछ सेक्शन होगा जो जिसको आपका कंटेंट पसंद आएगा, तो उसके लिए डिलीवर करिए, बस करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। बिकॉज आने वाला समय, अगला 10 साल, वो बहुत ही ज्यादा चेंज करने वाला है हमारी सोसाइटी को इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सर, कैमरे के साथ अब एक बार मैं अपना लास्ट क्वेश्चन बोलता हूँ, फिर आप अपना मैसेज दे सकते हैं, ठीक है सर? ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को शुभम सर की सारी बातें जो हैं वो समझ में आई होंगी, और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जिससे आपको सीखने को मिला होगा। और अगर आप सच में इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो जरूर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि शुभम सर जो है वो आपको एक मैसेज दें और आपको बताएं कि क्या डायरेक्शन है जिसके अंदर आपको आगे बढ़ना है एट द एंड। या देखो, मेरे पिताजी भी मेरे को यही बोलते हैं, माय फादर इज माय बेस्ट फ्रेंड आज की डेट में मैं बताऊं। लेकिन हाँ, ही वाज माय एनवी व्हेन आई वाज इन क्लास 12। तो सबके साथ होता है, जब आप 12वीं में होगे तो आपके पेरेंट्स आपको समझ में नहीं आते। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली और फ्रेंडशिप जैसा माहौल हो जाता है। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। फिर से बोलता हूँ, सिंपल है, 3 वर्ड्स। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। अगर ऐसा रख के चल रहे हो तो फार साइटेड बनो, ठीक है ना, और हार्ड वर्क करते चलो, और एकदम डिटरमाइंड रहो कि नहीं ये तो मुझे करना ही करना है। तो अगर ऐसे फिलॉसफी लेकर अपनी लाइफ में चलोगे, जो चाहोगे मिलेगा। एंड डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी इंपॉर्टेंट है, बार बार यही बोल रहा हूँ। इतने अच्छे से पढ़ो कि पढ़ना अच्छा लगने लगे, ठीक है ना। बशर्ते इसलिए कि मुझे एसआरसीसी चाहिए, या मुझे सीए बनना है, या मुझे आईएम्स में जाना है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन वो जो जर्नी को अगर आप एंजॉय करने लगोगे, पक्की बात है डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचोगे। बस दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। तो बिल्कुल दोस्तों, और मैं आप लोगों के लिए सर के चैनल के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप एक बार उनके चैनल को जरूर विजिट करें और देखें कि किस तरीके का कंटेंट सर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और शायद हो सकता है कि आप लोगों के लिए शुभम सर जो हैं वो एक बेस्ट टीचर साबित होंगे, और आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस उनके साथ कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सर।